तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, फिजिकल नीड्स तो होती होगी, हम पूरी कर देते हैं। ये एमएनसी में काफ़ी नॉर्मल है, जाने दो, छोड़ दो, क्यों तुम इसकी शिकायत अगले को कर रही हो। इतना ही नहीं, इसके बावजूद कुछ ऐसे डिमांड किए जाते हैं जिसे लेकर कई दफ़े शिकायत दर्ज कराई जाती है। टॉप एमएनसी की बात कर रही हूँ। नासिक के टीसीएस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल यहाँ पर 4 साल से टीसीएस कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे लेकर कई लोग उसके राज जो है दफन करना चाहते थे। लेकिन इसी दरमियान 9 एफआईआर सामने आती है जिसमें कई तरह के संगीन आरोप लगते हैं। आरोप ये कि लड़की को जबरदस्ती वहां पर किया जाता था, जो उनका रूटीन था, यानी काम का जो समय था उसके बियॉन्ड भी उनसे रुकने के लिए कहा जाता था। जब वीकेंड होता था या छुट्टियां होती थी तो उन्हें मजबूर किया जाता था कि तुम ऑफिस में दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाइक नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, या फिर तरह तरह की जो भी चीज़ें वो कर सकते थे उन पर प्रेशर बनाया जाता था। कुछ लड़कियां दब जाती थी, चुपचाप से ये सारा चीज़ करती थी, लेकिन इसके बाद जब कहानी खुलकर सामने आती है तो इस तरह से पर्दे खुलती है कि पूरे देश में इस केस को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपने हो सकता है कि आप इस केस को लेकर फॉलोअप कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर निदा खान जो है उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं और एक नामी कामी कंपनी में पॉश पर भी कोई एक्शन नहीं होता। ये कितनी बड़ी लैब्स है वहाँ पर, एक टॉप एमएनसी आईटी फर्म जहाँ पर कई लोग वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, और अगर इस क्लास के लोगों में इस तरह की चीज़ें होती होंगी तो आप सोचिए कि महिलाएं या फिर ऐसे लोग कहाँ सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। नासिक का जो टीसीएस का स्कैंडल है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर कुछ एफआईआर सामने आई है जिसमें कहा गया कि एसआईटी टीम को गठित किया गया है और इस पूरे केस को लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप है कि यहाँ पर कुछ फीमेल जो हैं एम्प्लॉयज़, और इनमें कई ऐसे मेल भी हैं जो तरह तरह के डिमांड करते थे, लोगों को फुलफिल करने के लिए कहते थे। जब वो लड़कियाँ, ज़्यादातर इसमें बता दें कि विक्टिम जो है वो फीमेल है और फीमेल्स भी अर्ली 20s में है, उन्हें टारगेट किया गया था क्योंकि वो नई नई जॉब में आती है और ये सब चकाचौंध वो समझ पाए, इसके पहले ही उनके साथ ऐसी चीज़ें ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो उनके चंगुल में फंस जाए, और उनसे ऐसी ऐसी डिमांड की जाती थी कि आप सोचेंगे तो आप भी एक पल को रुक जाएंगे कि आखिर इसने कहा क्या है। ये टॉप एमएनसी आपको बता दें कि नासिक का है, जहाँ पर बताया जा रहा है, जो एफआईआर कॉपी है उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि जो विक्टिम सामने आई है उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ हो रहा था उनके साथ, तो वो बात करते हैं। दरअसल कुछ मेन नाम आरोपियों के सामने आए हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। शाहरुख हुसैन है जिनकी उम्र 34 साल है, रजा रफीक मेमन जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, अश्विनी अशोक चैनानी जिसकी उम्र 51 साल बताई जा रही है। ये सभी आरोपी है। दरअसल इन पर आरोप लगा है कि जो विक्टिम है वो ऑफिस में अगर कुछ भी करती थी तो उन पर गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते थे। एक रोज़ वो साड़ी पहन कर जाती है, तो इसी दरमियान जो है रज़ा मेमन की बात कर रही हूँ मैं, ये उस लड़की के पास जाते हैं और उन्हें बेड टच करते हैं। विक्टिम उन्हें मना करती है लेकिन वो सुनता नहीं है। इस पर वो जिस तरह की वो अपनी प्रॉपर्टी समझता था कि इसे मैं कुछ भी कहूँगा करेगी, मना तो करेगी नहीं, उसे बेड टच करता है, मना करती है, नहीं सुनता। इस पर वो अगर कुछ ड्रेसिंग अलग पहन के आती थी तो उस पर कमेंट करता था। इस पर भी लड़की टॉलरेट करती है, लेकिन जब हद हो जाती है तो वो जाती है शिकायत दर्ज कराने। एचआर में शिकायत दर्ज कराई जाती है लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वहाँ सुनाई देता है कि ये एमएनसी में तो बहुत नॉर्मल है, कूल बनकर रहो, ऐसा सब होते रहता है। अब क्योंकि विक्टिम को ये चीज़ें नागवारा लगी थी, उसने इसको एस्केलेट किया मैटर को, और ये मैटर चला जाता है पॉश कमेटी के पास। आप यकीन मानिए कि पॉश कमेटी की जो मेंबर थी वो खुद फीमेल थी, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं लेती। उसका भी वही ढीलापन जो प्रीवियसली उसके साथ हो रहा था विक्टिम के साथ, उसी को लीपापोती करके चुप रहने के लिए उसे हिदायत देना, इस पर भी चुप्पी थी। ऐसे कर करके कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये विक्टिम जो है वो बात करती है आपस में और उससे कहती है कि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है।
और यकीन मानिए कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम नहीं, ऐसे कई ऐसे मामले सामने आने हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ऐसे नाम सामने आए, लेकिन विक्टिम रुकती नहीं है और वो जाती है अप्रैल में ही FIR दर्ज कराती है, जिसमें वो बताती है कि बीते सालों से उसके साथ क्या कुछ हो रहा था और उस TCS कंपनी में क्या हो रहा है चकाचौंध के पीछे, इंक्रीमेंट के नाम पर, चाहे फिर प्रमोशन के नाम पर, फिर या फिर जॉब से निकालने के थ्रेट के नाम पर उन लड़कियों के साथ वो कुछ हो रहा था जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्टिम का साफ साफ आरोप है कि वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा था। मैं टॉप कंपनी की बात कर रही हूँ, एक ऑफिस की बात कर रही हूँ। आप सोचिए कॉर्पोरेट कल्चर में क्या कुछ हो रहा था। एक नामी गामी कंपनी के भीतर नाक के नीचे कई बड़े लोग हैं ऐसे, उनके नॉलेज में ये चीजें थी, लेकिन फिर भी वहां हो रहा था। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अब ये विक्टिम जो है नंबर बढ़ते जाता है, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचता है, छानबीन की जाती है, SIT गठित होती है, जिसमें कई तरह के खुलासे होते हैं। आरोप जो लगता है वो BNS की धारा 75, 78, 79, 49, 356, 3 पार्ट 5 इनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। हम आगे वीडियो में आपको सभी ये जो FIR में दर्ज किए गए हैं उन कलम के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर ये BNS की धाराएं क्या कहती हैं। इसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो उस कंपनी में चल रहा था। मेन आरोपियों का जो नाम है वो तौसीफ अख्तर है, दानिश शेख है, एक महिला है, और इन सब के रजा रफीक मेमन है और कई ऐसे नाम हैं जो अभी तक, क्योंकि ये FIR में दर्ज नाम है तो मैं आपको बता रही हूँ। और उनके साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था, थ्रेट किया जाता था, ब्लैकमेलिंग किया जाता था, गंदे तरीके से उन्हें छुआ जाता था, उन्हें फॉलो किया जाता था। अगर कुछ ड्रेसिंग उन्होंने कुछ ऐसे पहन लिए हैं तो उन्हें कमेंट किया जाता था, ताकि वो वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील करे और उसका नाजायज़ फ़ायदा कोई और उठाए। और इस तरह से वो लोग एक सप्लाई चेन जो होता है, एक नेक्सस के तहत वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करते थे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्हें जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है उन पर प्रेशर बनाया जाता था, उन्हें प्यार के झांसे में पहले तो फंसाया जाता था। प्यार के झांसे में वो लड़कियां फंस जाती थी तो उनसे कहा जाता था कि, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी थी जो शादीशुदा थी और कई ऐसी लड़कियां थी, कुछ महिलाओं को कहा जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं है, तुम्हारी फिजिकल नीड होती होगी तो उसे कौन फुलफिल करेगा, मैं हूँ ऑप्शन तो मैं कर देता हूँ। इस तरह के वर्ड्स वहां पर बोले जाते थे। ये मैं टॉप कंपनी की बात कर रही हूँ, एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी वहां पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहां के बीच में ये सब चीज़ें बातें होती थी और वो लोग चुप रहती थी। कई सालों तक चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब मामला खुलता है तो इस तरह से सामने आता है कि पूरे देश में इसका जिक्र हो रहा है कि आखिर कॉरपोरेट, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा या फिर किसी का भी हो, लड़कों की भी मैं बात करूंगी कि उनको भी सेक्सुअली हैरेसमेंट की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी उसके तहत कुछ नियम कानून बनाए गए थे, कायदे थे जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते थे। तो उसके तहत कुछ गाइडलाइंस है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है और उसी गाइडलाइंस के अनुसार पॉश कमिटी का गठन किया गया था, जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय के साथ गलत होता है, उसे किसी भी तरह के हैरेसमेंट, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे फिर वो कास्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे उनके कलर या फिर उनके रीजन या किसी भी तरह के उन्हें टारगेट करके बोला जाता हो, तो इसलिए कमेटी गठित की जाती है पॉश, और पॉश में वो शिकायत दर्ज कराते हैं। आप सोचिए कि वो भी एक्टिविटी वहाँ पर कुछ होती नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं होती, बाकायदा उन्हें ये मिलता है कि अगर तुमने कंप्लेन किया या कुछ किया तो डिफेम होगी कंपनी, इससे अच्छा है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और यही कराते रह गए। इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये रिमांड कॉपी है। रिमांड कॉपी क्योंकि मराठी में है तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ कि आखिर रिमांड कॉपी में क्या लिखा गया है, उन लोगों ने क्या कुछ किया था और किस तरह के आरोप जो लगे हैं, विक्टिम ने लगाए हैं, वो क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल मेन तो है शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, इस पर आरोप लगे हैं, रजा रफीक पर लगे हैं, अश्विनी अशोक चैनानी पर लगे हैं, और इसके साथ ही जो चीज़ें हैं विक्टिम ने बताई है कि उसके साथ 2 तारीख को क्या हुआ था जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई है। उनका कहना था कि वो साड़ी पहन के आई थी, उस पर कमेंट किया गया था
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ हुआ था, पुलिस ने बकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और लोगों से गुहार की है कि अगर किसी भी तरह से किसी के साथ इस तरह के अपराध हुए हैं तो वो सामने आए, क्योंकि ये कंपनी नामी गामी है, लोग डरते हैं, जॉब की बात है, फ्यूचर की बात है, घर चलाना होता है, तरह तरह के प्रेशर होते हैं लोगों पर। इस तरह से पुलिस ने एक नंबर जारी किया ताकि इनकी आइडेंटिटी, इनका जो भी वहाँ का टीसीएस से रिगार्डिंग जो प्रूफ है वो नहीं बताया जाएगा और बाकायदा उनके बयान पर उनके रिकॉर्डिंग हो सकता है, किसी के पास वीडियो हो सकता है किसी के पास फोटो हो सकता है किसी के पास कॉल डिटेल्स हो या फिर किसी तरह के थ्रेट आए हो, तो ये अगर एज अ एविडेंस वो पुलिस को प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे पुलिस की टीम जो है एसआईटी गठित है, वो टीम को काफ़ी एविडेंस में मदद मिलेगी, जिससे लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है। इसके आगे आपको बता दूं कि जो पॉश कमेटी है उसने भी मदद नहीं की थी और जो पुलिस ने 78 ईमेल और एक चैट, उसके डिटेल्स को जो है वो पुलिस ने अपने पास जब्त किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इसकी बात की गई है और इसके साथ ही उस मेल में उन्हें मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते थे उन्हें जिस तरह की टिप्पणी होती थी वो सबके प्रूफ है और इसके अलावा उनके पास कई ऐसे प्रूफ है जो उन्होंने पुलिस को दिए हैं। इतना ही नहीं, जो विक्टिम है उनका कहना है कि आरोपी नंबर 1 और 2 यानी जो उन्होंने बताया है रफ़ीक को और शाहरुख को, इनके बारे में वो कहती नज़र आती है कि इन लोगों ने, जब मैंने शिकायत दर्ज की थी तो जो एचआर के लोग थे उन्होंने कहा था कि तुमको क्यों हाईलाइट होना है, जाने दो, छोड़ दो, ऐसे कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं आरोपियों का साथ दिया था, बजाय इसके कि विक्टिम के साथ जो गलत हो रहा है उसे रोका जाए, वो नहीं किया था। इसके अलावा उनका कहना है, पुलिस का कहना है कि जो बैंक के स्टेटमेंट है, डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह के नेक्सेस या फिर ये जो गिरोह है वो कुछ काम कर रहा था, किस वे से काम कर रहा था, उस पर वो कायदा कानून लगा सके। इसके अलावा विक्टिम जो है उन्होंने नंबर दिया है, नंबर आरोपी महिला का दिया है, जिसमें आरोपी महिला जो है वो आरोपियों से बात करती नजर आती है। पहला नाम आता है तौसीफ अतर का, जिसका मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है और वो कहती है कि आरोपी महिला और तौसीफ के बीच में भी बातचीत होती थी, क्या कुछ होता था ये दोनों को बखूबी पता था, जिसका डिटेल्स पुलिस ने खंगाला तो उन्हें मिला कि 38 कॉल्स किए गए थे दोनों के बीच में। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करेगी कि आखिर ये बातचीत क्या होती थी, 38 कॉल के पीछे कहानी क्या थी, क्या इनकी रूटीन वर्क को लेकर होता था या फिर कहानी कुछ और थी। ये तमाम ऐसे हैं जो जांच के विषय हैं। महिला आरोपी के मोबाइल नंबर को और खंगाला गया तो पता चला कि दानिश शेख, इससे भी वो बातचीत करती थी और एक कॉल 26 तारीख को भी हुआ था, 26 मार्च को। इस दरमियान इनके बीच में क्या बातचीत हुई थी पुलिस उसे खंगाल रही है, जांच कर रही है। इसके अलावा रज़ा मेमन के साथ भी उनकी बातचीत है और 22 बाहर कॉल किए गए हैं। आप सोचिए 22, 38 और एक कॉल, तो ये तरह तरह के जो डिटेल सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा विक्टिम ने जो किया है वो साबित करता नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि विक्टिम जो है उन्होंने कहा है कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो सही नहीं थी और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अब किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उस पर बात कर लेते हैं। ये मामला जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एब्यूज़ को लेकर किया गया है। इसके साथ ही कोएर्जन यानी ज़बरदस्ती किसी पर दबाव डालना, वो चाह नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप उसे दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे हैं और अनलॉफुली, क्योंकि वो लॉफुली आप उसे ये नहीं कर सकते कि हाँ सही है, उसे सही नहीं ठहरा सकते। आपने ऐसा दबाव बनाया उस विक्टिम पर कि आप करो, नहीं करोगे तो आपको थ्रेट दिया जाएगा, यानी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रेशर में आ जाएगा जिसके सिर पे पूरा घर चलता हो तो वही समझ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। ब्लैकमेल और एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों को लेकर मामला दर्ज किया गया है और एफआईआर बता दूं कि कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है कि देश के बड़े आईटी कंपनी में इस तरह की चीज़ें हो रही थी और वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन गया है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें इसमें कही जा रही है। और कुछ कर्मचारियों को, क्योंकि अभी तक में टाटा की ओर से अगर बता दें तो कंपनी ने सस्पेंड कर दिया, जिनके भी नाम सामने आ रहे थे वो सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। एचआर लेवल के लोग भी जांच के दायरे में हैं, इस कंपनी के एचआर लेवल के लोग हैं जो जांच के दायरे में हैं और
इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो कंपनी है वो खुद भी कर रही है, और मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है क्योंकि वो टारगेट पर है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है, वो भी जांच कर रही है। आईटी इंडस्ट्री बॉडी जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, किसी भी तरह के हैरेसमेंट को वो बर्दाश्त नहीं करती है, उनका ये कहना है। और इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी या फिर विशाखा गाइडलाइंस क्या कहती है। क्या कंपनियां भूल गई, क्या लोग भूल गए, क्या एम्प्लॉयज़ भूल गए, क्या उन्हें पता नहीं है चीज़ें क्या हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं बीएनएस की धाराएं जो लगाई गई हैं, उस पर हम बात करते हैं कि पहली धारा जो है वो 75 है। ये क्या कहता है, तो आपको बता दें कि सेक्सुअल बिहेवियर को ये क्लैरिफाई करता है कि किसी भी कंसेंट नहीं है, अनचाहा है, वो पर्सन को बिना उसकी मर्जी के खिलाफ आपने बैड टच किया है, सेक्सुअल रिमार्क, कोई भी उसको सेक्सुअली चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाइड वे में आपने उसे बोला है, तो ये बीएनएस की धारा 75 के अंतर्गत आएगा। कोई भी आपने जेस्चर किया है, आपने या फिर अपने हाथों का इशारा किया है, बॉडी के किसी भी पार्ट से आपने कुछ इशारा किया है और सामने वाले ने वो देखा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं बीएनएस की धारा 75 में दर्ज किया जाएगा मुकदमा, क्योंकि आपने जो बिहेवियर किया है उससे सामने वाला असहज हो गया है। इसमें जेल भी हो सकता है और इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वर्कप्लेस हैरेसमेंट का ये सीधा आरोप है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जेल और सज़ा दोनों हो सकती है। धारा 78 जो कहती है कि स्टॉकिंग का मामला है, स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना, वो कोई लड़की जा रही है, कोई जा रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी मर्जी के, वो आपसे इनसिक्योर हो रही है, आप वो कंफर्ट फील नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसे फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं आना जाना उसका रास्ता हो। इस तरह की स्टॉकिंग से अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, बार बार उसका पीछा कर रहे हैं, तो या फिर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बीएनएस की धारा 78 में दर्ज की जाती है। बीएनएस की धारा 79 किसी भी महिला के प्राइवेट मोमेंट, यानी अगर वो कपड़े चेंज कर रही है या फिर वो कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रही है, उसका आपने वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया और इस तरह से आपने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो इस एंगल पर आपके साथ धारा 79 दर्ज किया जाएगा, जिससे लेकर आपको कानूनी सजा हो सकती है। अब बीएनएस की धारा 49 क्या कहती है, तो बता दें कि एबेटमेंट यानी उकसाना, किसी भी मकसद को करने के लिए अगर आपने गिरोह वहाँ बना रखा है और उससे फुलफिल करने के लिए आप एबेट कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो कि हाँ हाँ करो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत होगा, तो इसके लिए भी कानूनी सज़ा दी गई है धारा 49 के तहत। सेक्शन 356 क्रिमिनल इंटिमिडेशन थ्रेट, यानी आपने किसी को कानून अपने हाथ में ले लिया और उसे धमकी दे रहे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया या तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो इस तरह की धमकी देना बीएनएस की धारा 356 में आती है। और क्या कहती है सेक्शन 3 पार्ट 5, तो इससे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस पर क्या कहना है। तो किसी भी क्राइम को अगर आपने मिल के किया है, किसी ने ग्रुप ने किया है, ग्रुप में आपने कई लोगों को बनाया है, तो इस तरह से ये धारा लगाई जाती है ताकि इक्वली सब जिम्मेदार होंगे इस तरह की चीज़ों को लेकर। फिलहाल आपको बता दें कि नासिक के टीसीएस कांड में कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। कई आरोपी जो हैं उन्हें पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया गया है, जिससे लेकर अब पुलिस जो है छानबीन तेजी से आगे बढ़ा दी है और हो सकता है व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया गया है उसमें आने वाले टाइम में कई नाम ऐसे जोड़े जो बताए कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था। इतने बड़े आईटी फर्म, देश का एक कह सकते हैं कि नामी गामी ये फर्म है, अगर इस तरह के अपराध होते होंगे तो आप सोचिए कि किस लेवल के नीचे के स्तर पर चीज़ें होती होंगी। ये कहना कितना मुश्किल है और कितना असहज है वो लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो ऐसे लोगों के बीच में, गिद्ध के बीच में वो काम कर रही हैं और गिद्ध का नज़र उन पर है, टारगेट किया जा रहा है कि आप क्या पहन के आ रही है, आप किस तरह की लिपस्टिक लगा रही है, आपके बाल क्या है, आप कैसी दिखती हैं, आपकी बॉडी क्या है, आपकी फिजिक क्या है। इस तरह के अगर आप टिप्पणी करते हैं किसी महिला को या किसी लड़की को तो कितनी असहज या अनकंफर्टेबल फील करती होगी। आप अपने किसी दोस्त या फिर फ्रेंड से ज़रूर पूछना कि ऐसे में क्या कुछ होता होगा उनके साथ, कितना ये लोग डिस्कम्फर्ट करते हैं उन लोगों को, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि लोगों पर क्या बीतता है। तो ऐसे में वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस केस ने उठाकर रख दिया है। आपको याद होगा विशाखा गाइडलाइंस जब आई थी उस टाइम पे भी कैसे केसेस सामने आए थे और इस तरह के गाइडलाइंस देने के बावजूद अगर
अपराध कम नहीं होते और इतने बड़े आईटी फर्म में इस तरह के अपराध होते हैं, तो आप सोचिए कि ज़मीनी स्तर पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ या फिर लड़कों के साथ क्या कुछ होता होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आगे अपडेट होगा, हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।